चलो डिबेंचर्स का फर्दर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन बताओ अभी जो डाउट का है। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। हसन लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम अ बैंक। लोन लिया है हसन लिमिटेड ने फ्रॉम अ बैंक एंड द लोन अमाउंट इज 30 लाख रुपीस। Hassan Limited has taken a loan from a bank for ₹30 lakh against primary security worth ₹40,000. ये जो लोन इसने लिया है, for that they have mortgaged a security. They have mortgaged a security which is for 40 lakh rupees. अब ये भी आपको बता देती हूँ, शायद इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं वी ऑलवेज मॉर्टगेज अ प्रॉपर्टी, है ना, हम गिरवी रखते हैं और बैंक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें लोन देता है। और बैंक जो हमें लोन देता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट, दैट इज ऑलवेज लेसर दैन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की वैल्यू से हमेशा कम देता है। और इसका इकोनॉमिक्स में तुमने किया भी होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी मॉर्टगेज, जितनी आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है जो आपने बैंक के पास गिरवी रखी है और जितना आपको लोन दिया है बैंक ने, उसमें जो डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी देखो 40 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी दी है ना, और हमें लोन कितना मिला बैंक से 30 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। हमेशा ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है बैंक को और लोन जो है वो कम वैल्यू का मिलता है। तो तुम्हें पता है ये बैंक यूज़ करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव मेजर्स किए ना, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, उसमें है मार्जिन रिक्वायरमेंट कि जब आरबीआई कहता है कि क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है, बैंक्स, जब आरबीआई को होता है कि बैंक्स लोगों को ज़्यादा क्रेडिट दें, ज़्यादा लोन्स दें, तो बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। और जब आरबीआई को होता है कि बैंक्स कम लोन दें, बैंक जो आरबीआई है वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये उससे कंसर्न है। इसीलिए ऐसा है कि लोन का अमाउंट जो मिल रहा है वो 30 लाख का और जो सिक्योरिटी मॉर्टगेज्ड है वो 40 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा दिस इज द प्राइमरी सिक्योरिटी, दिस इज द प्राइमरी सिक्योरिटी गिवन। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये सिक्योरिटी, ये मॉर्टगेज किया है, प्रॉपर्टी आपके पास है, सिर्फ बैंक के नाम पे गिरवी रख दी है, राइट। उसके बाद दिया एंड इशूड 35,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और कोलैटरल सिक्योरिटी में उसने क्या दिया है, कोलैटरल सिक्योरिटी में बैंक को दिए हैं 35,006% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये कोलैटरल सिक्योरिटी दी है, दैट मीन्स जो कोलैटरल सिक्योरिटी दी है उसका अमाउंट है 35 लाख रुपीज़। 35 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स दिए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखा है द कंपनी अगेन आफ्टर 1 ईयर टुक अ लोन ऑफ ₹। उसके बाद क्या है, अनदर लोन लिया है। ये था फर्स्ट लोन जो बैंक से लिया था। उसके बाद सेकेंड लोन बैंक से जो लिया, another loan was taken, second loan, and this loan was for 50 लाख रुपीज़। एक और लोन लिया बैंक से, वो लोन था 50 लाख रुपीज़ का जो बैंक से लिया। ठीक है, और इसमें क्या किया, अगेंस्ट प्लांट एंड प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी। फिर इस लोन के लिए उन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी जो दी वो था प्लांट, अपने कंपनी का प्लांट मॉर्टगेज किया। प्लांट वॉज द प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब प्लांट जो था वो मॉर्टगेज कर दिया बैंक के पास। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड 60,006% डिबेंचर्स। और कोलैटरल में क्या दिया, कोलैटरल सिक्योरिटी में दिया 60,006% डिबेंचर्स, ये दिया कोलैटरल सिक्योरिटी। एंड ईच डिबेंचर वॉज फॉर 100 रुपीज़। Each debenture was for 100 rupees. ठीक है, record necessary journal entries. How will you show the issue of debentures and bank loan in the balance sheet of the company? Now see, again 2 methods to show this. करना कुछ नहीं है, दोनों loans हैं जो हमने बैंक से लिए हैं। ठीक है,
इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? वी विल डू बोथ द मेथड्स. पहले हम करते हैं फर्स्ट मेथड से बोथ द लोन्स. फर्स्ट मेथड में क्या है? फर्स्ट मेथड में हम जर्नल एंट्री नहीं करते है ना. फर्स्ट मेथड में हम जर्नल एंट्री नहीं करते, हम सिर्फ इसको एज अ फुटनोट दिखाते हैं लोन के साथ. जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन. जब हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, अगेन पूरी डिटेल की नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बनाऊंगी जिसमें बैंक लोन दिखेगा. यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा नोट नंबर और यहाँ पे आ जाएगा रुपीस. ठीक है. मेन हेडिंग में वैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसके अंडर हम लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा नोट नंबर 1. अब उसके बाद जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, इसमें यहाँ पे आ जाएगा रुपीस. अब नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट नोट पे आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज. इसमें क्या आ जाएगा? एक बैंक लोन है हमारे पास, वन बैंक लोन दैट वी टुक वाज फॉर 40 लाख रुपीस. तो यहां हम लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन 40 लाख. ठीक है. और साथ में यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे इशूड 35,000 6% डिबेंचर्स at the rate of rupees 100 each as collateral security. हमने ये डिबेंचर्स इशू किए एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ठीक है. उसके बाद अनदर बैंक लोन हमने लिया, फिर से लिखेंगे बैंक लोन, क्योंकि कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग होगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग होगा. ये बैंक लोन कितने का लिया हमने? 50 लाख रुपीस का. यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख रुपीस. ये वाला बैंक लोन जो हमने लिया है यहाँ 50 लाख आ जाएगा, 50 लाख रुपीस प्लस 50 लाख, और यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखेंगे इशूड. इसको हमने कितना डिबेंचर्स दिए इस बैंक लोन के लिए? 60,000 6% debentures at the rate of rupees 100 each as collateral security. ये हमने as collateral security दिया है. आप ये भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन ये भी है, यहाँ ध्यान से सुन लो, कि आप बैंक लोन का टोटल अमाउंट लिखते 90 लाख और इकट्ठा लिख देते 35,000 प्लस 60,000, 95,000. Issued 95,000 6% debentures at the rate of rupees 100 each as collateral security. आप दोनों को अमलगमेट भी कर सकते थे. ठीक है. यहाँ टोटल आ जाएगा 90 लाख. ठीक है. और ये 90 लाख रुपीस आपकी मेन बैलेंस शीट में शो हो जाएगा. इन शॉर्ट, आपने जो मेन बैलेंस शीट में अमाउंट शो करना है वो सिर्फ बैंक लोन का ही रहेगा. आपने और कोई अमाउंट शो नहीं करना. डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी मेन बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं होंगे. ठीक है. उसके बाद सेकंड मेथड क्या है? जब भी हम डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करेंगे, हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे उसके लिए. ठीक है. तो सेकंड मेथड विल बी, हमने पहले 35,000 डिबेंचर्स इशू किए थे एज कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट. फर्स्ट लोन के लिए 35,000 इशू किए थे, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है. यहां हमने इशू किए थे 35,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100
क्योंकि 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। यहाँ आ जाएगा 35 लाख और यहाँ भी आ जाएगा 35 लाख डिबेंचर सस्पेंस का, ठीक है। उससे पहले बैंक लोन की एंट्री कितने की थी? 40 लाख रुपीज़ की। बैंक लोन की एंट्री क्या होती है वो आपको बता देती हूँ यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। और कितने का बैंक लोन लिया था? 40 लाख रुपीज़ का। फर्स्ट बैंक लोन यही था ना, 40 लाख रुपीज़ का हमने फर्स्ट बैंक लोन लिया था। सेकंड बैंक लोन जो हमने लिया था वो कितने का लिया था? 60 लाख रुपीज़ का, 50 लाख रुपीज़ का। सेकंड बैंक लोन जब आपने लिया उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। जब आपने सेकंड बैंक लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, 50 लाख रुपीज़ का आपने बैंक लोन लिया। इसके लिए आपने 60,000 डिबेंचर्स दिए। इस बैंक लोन के लिए जो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी दी है वो 60,000 डिबेंचर्स की दी है। उसकी क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, 60 लाख रुपीज़। ये जो आपने डिबेंचर्स दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, डन। उसके बाद अब यहाँ जो बैलेंस शीट करवाऊंगी उसमें दोनों बैंक लोन को अमलगमेट करके कर लेते हैं। कैसे आएगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर बनेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, नोट नंबर रुपीज, पर्टिकुलर्स। बैलेंस शीट जब भी बनाओगे, कंपनी की बैलेंस शीट जब भी बनानी है, प्लीज़ याद रखना कि परफॉर्मा करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी रॉन्ग परफॉर्मा के लिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, सिर्फ बैंक लोन वाला ही बनाऊंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज नोट नंबर 1। यहाँ जब बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, रुपीज, नोट नंबर 1, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ क्या आ जाएगा? बैंक लोन। अब ये बैंक लोन कितने का है? टोटल बैंक लोन जो आपने लिया वो लिया है 90 लाख रुपीज़ का, है ना। तो यहाँ हम बैंक लोन लिखेंगे 90 लाख रुपीज़। अब मैंने दोनों बैंक लोन्स को अमलगमेट करके बता दिया, इकट्ठा करके, ठीक है। बैंक लोन 90 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या आएगा? 6% डिबेंचर्स कितने हैं? टोटल कितने डिबेंचर्स इशू किए? 35,000 एंड 60,000, 95,000, 6% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये कितना बन जाएगा? 95 लाख। ये कितना हो जाएगा? 95 लाख। इसमें से माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 95 लाख माइनस कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा? नील, राइट। तो दैट मीन्स मेन बैलेंस शीट में हमारे फिर से क्या आ जाएगा? 90 लाख रुपीज। मेन बैलेंस शीट में अगेन यू विल हैव 90 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये मेन बैलेंस शीट में सिंपल सी बात है, जब भी आप डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करोगे, मेन बैलेंस शीट में सिर्फ उस लोन का अमाउंट आएगा जिसके अगेंस्ट आपने डिबेंचर्स इशू किए। मेन बैलेंस शीट में डिबेंचर्स नहीं आएंगे, उसका अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 22nd क्वेश्चन वाज आल्सो अ डाउट। 21st एंड 22nd। चलो 21st क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। इससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन में था एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिबेंचर्स और ₹100 ईच
एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 25,009% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। कैसे किए? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर डिबेंचर। ये इशू किए गए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। ₹4 के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। और कब किए गए हैं? ऑन 1 April 2022। डेट ऑफ इशू इज 1 April 2022। इन्होंने इशू किए हैं डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऑन द सेम डेट it purchased property, plant and equipment of ₹10 lakh. Property, plant and equipment लिया उन्होंने 10 लाख रुपीस का। सेम डेट पे, सेम डेट दे परचेज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ये लिया 10 लाख रुपीस का, ठीक है। 1 April 2022 को, करेक्ट। एंड टुक ओवर करंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹70,000 और करंट लाइबिलिटीज ले ली 70,000 की, ठीक है। 70,000 की करंट लाइबिलिटीज ली किसकी? टुक ओवर करंट लाइबिलिटीज ऑफ 70,000 वाई लिमिटेड। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और करंट लाइबिलिटीज ली है वाई लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड ने ये टेक ओवर किया है वाई लिमिटेड से, ठीक है। एंड पेड, और ये पेमेंट कैसे किया उनको? पेमेंट वॉज मेड इन कैश। उनको कैश पे किया, कितने का? 4 लाख रुपीस का। पेमेंट वॉज मेड इन कैश 4 लाख रुपीस एंड द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ, बाकी कैसे पे किया? डिबेंचर्स के फॉर्म में। बाकी जो पेमेंट था वो किया डिबेंचर्स के फॉर्म में। अब कितने डिबेंचर्स इशू किए? 5 लाख, 9% डिबेंचर्स, 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए हैं। 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए हैं और डिबेंचर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। पहले हम सिर्फ क्वेश्चन को समझेंगे। डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम ऑफ 6%। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, जस्ट पे अटेंशन। 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स दिए हैं, ये नॉमिनल वैल्यू है। ये जो है नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की। 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स दिए हैं और दिए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। तो 5 लाख का 6% कितना हुआ? 5 लाख का 6% इज 30,000। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो उनको मिला है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स वो मिला है 5,30,000, है ना। 530 मिला ना, 5 लाख रुपीस नॉमिनल वैल्यू प्लस 30,000 प्रीमियम, और कैश में कितना दिया? 4 लाख। दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन कितने की है? टोटल अमाउंट कितना पे किया है? 9,30,000। यही बनी ना आपकी परचेज कंसिडरेशन। आपने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया 10 लाख रुपीस का, ठीक है। और उनकी करंट लाइबिलिटीज टेक ओवर की 70,000 रुपीस की। और जो उन्होंने पेमेंट किया वाई लिमिटेड को वो कैसे किया? कैश दिया 4 लाख रुपीस का और डिबेंचर्स उनको दिए 5 लाख रुपीस के, और ये डिबेंचर्स दिए 6% प्रीमियम पे। दैट मीन्स टोटल अमाउंट उनको दिया 5,30,000 डिबेंचर्स का। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया? 530 प्लस 4 लाख, 9,30,000। ये आपका परचेज कंसिडरेशन है। मतलब आपने वाई लिमिटेड से जो एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लिए हैं उसके लिए आपने वाई लिमिटेड को टोटल अमाउंट कितना पे किया है? 9,30,000। क्लियर? अब क्यों ये करवाया, जर्नल एंट्री जब करवाऊंगी उसमें बताती हूँ। आगे पढ़ो क्वेश्चन। ऑन द सेम डेट इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर ₹6 लाख। इसी दिन इन्होंने एक बैंक लोन लिया। सेम डेट दे टुक अ बैंक लोन फ्रॉम द बैंक फॉर ₹6 लाख। 6 लाख रुपीस का बैंक लोन ले लिया, ठीक है। और इसके लिए 9% डिबेंचर्स दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 9% डिबेंचर्स दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब आपको ये नहीं बताया कितनी वैल्यू के डिबेंचर्स दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, नहीं बताया ना। वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स तो नहीं बताया, तो हम क्या लेंगे?
जितने अमाउंट का बैंक लोन है उसी अमाउंट के डिबेंचर्स दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आ गया ये? गिव जर्नल एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। इस सब की जर्नल एंट्रीज देनी है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आएगी वो किसकी आएगी? डिबेंचर्स जो हमने इशू किए, ठीक है, और ये इशू किए हमने जनरल पब्लिक को, तो इसके लिए हमें पैसे मिलेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल 2022 को डिबेंचर्स इशू किया था, 1 अप्रैल 2022। So the entry would be, when you are issuing debentures, the first entry would be bank account debited, ठीक है, bank account debited to 9% debenture application and allotment account। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे सीधा आप टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट नहीं करोगे। जब आप कैश के लिए डिबेंचर्स इशू करते हो तो यहाँ पे सीधा टू 9% डिबेंचर अकाउंट नहीं करोगे। पहले आप पैसे रिसीव करते हो, किस में जाते हैं वो? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, राइट। अब डिबेंचर्स कितने थे? 25,000। जो जनरल पब्लिक को इशू किए डिबेंचर्स वो थे 25,000 एंड वन डिबेंचर इज फॉर 100 रुपीज़। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज़ का। तो 25,000 इंटू 100 दैट विल बी 25 लाख रुपीज़। 25 लाख आएगा यहाँ पे? नहीं, ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं। ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं, 4 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो दैट मीन्स प्लस 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, आपके पास ये पैसे भी आए हैं, एंड 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे दैट द अमाउंट दैट यू विल रिसीव इज गोइंग टू बी 26 लाख रुपीज़। यहाँ पे आएगा 26 लाख, क्योंकि ये डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं प्रीमियम पे। क्लियर? उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट है ये हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स में और प्रीमियम में। उसकी एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% debentures account to securities प्रीमियम अकाउंट। अब जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रीमियम के अकाउंट में चला जाएगा। दिस टोटल इज 26 लाख, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9% में जाएगा 25,000 इंटू 100 विच इज़ 25 लाख, एंड प्रीमियम में जाएगा 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज़ 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ आपके चले जाएंगे प्रीमियम में। ये क्लियर हो गया? ये सारी एंट्रीज हुई थी 2022 अप्रैल 1। यू हैव टू मेंशन द डेट्स विद दिस, ठीक है। उसके बाद एक्स लिमिटेड ने क्या किया? वाई लिमिटेड से उसके एसेट्स टेक ओवर किए, ठीक है। तो एसेट्स टेक ओवर करने की पहले एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेक ओवर किया है वो कितने का किया है? 10 लाख रुपीज़ का, राइट। वो 10 लाख रुपीज़ का किया है। और करंट लाइबिलिटीज़ कितने की टेक ओवर की है? 2 करंट लाइबिलिटीज़ 70,000 की थी ना टेक ओवर की है जो करंट लाइबिलिटीज़। 70,000 की आपने करंट लाइबिलिटीज़ टेक ओवर की हैं। और वाई लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन हम कितने का दे रहे हैं? वाई लिमिटेड को द अमाउंट दैट वी हैव टू गिव इज 9,30,000। इस जर्नल एंट्री के लिए मैंने कैलकुलेशन करवाया था कि वाई लिमिटेड को हम जो टोटल अमाउंट दे रहे हैं दैट इज 9,30,000। तो यहाँ वाई लिमिटेड में आ गया 9,30,000। दिस एंट्री इज बैलेंस्ड, बैलेंस हो गई एंट्री। अब हमने वाई लिमिटेड को क्या दिया?
कैश दिया और डिबेंचर्स दिए एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे दिए ना, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेम डेट कंटिन्यू रहेगी 2022 अप्रैल 1, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। नॉर्मली यहाँ कैश लिखा है, बट मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम कंपनी अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करेंगे हम किससे करते हैं, बैंक के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने कितना पेमेंट किया, 3 लाख रुपीस का, बैंक से व्हाट अमाउंट डिड वी पे, 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस हमने दिया था, इन कैश लिखा है ना, तो हम 4 लाख रुपीस यहाँ से देंगे टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद हमने डिबेंचर्स दिए हैं, और डिबेंचर्स का कितना है, 9% डिबेंचर्स जो हमने दिए, कितने के दिए, 5 लाख रुपीस के, हमने पीछे कैलकुलेट किया था ना, 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो डिबेंचर्स हैं हमने 6% प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 30,000, क्लियर, हमने यही दिया है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 9,30,000, क्लियर है। उसके बाद क्या किया हमने, बैंक लोन लिया है 6 लाख रुपीस का सेम डेट पे, सेम डेट पे जब हम बैंक लोन लेंगे उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, 6 लाख रुपीस का यू आर टेकिंग अ बैंक लोन, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट 6 लाख रुपीस। इज दिस क्लियर। अब इसके लिए उसने डिबेंचर्स इशू किए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, हम फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे जिसमें डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री नहीं होती, हम उसको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्लियर। जर्नल एंट्रीज हो गई, अब उसने क्या मांगा आपसे, बैलेंस शीट बनानी है, और इसमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनेगी क्योंकि इसमें एसेट्स भी हैं, इसमें करंट लायबिलिटीज़ भी हैं, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ बनेगा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, यहाँ मैं मेन बैलेंस शीट बनाऊंगी, उसके साथ बनाऊंगी नोट्स टू अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, in the books of X Limited, extract of balance sheet, you will always write extract of balance sheet क्योंकि आप पूरी balance sheet नहीं बना रहे हो अभी भी, as on, और यहाँ मैं बनाऊंगी notes to accounts क्योंकि इसमें notes to accounts भी ज़्यादा बनेंगी। extract of balance sheet, no particulars, note number and rupees, यहाँ आ जाएगा particulars, यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ हमारा आएगा नोट नंबर, और यहाँ हमारा आएगा रुपीस, ठीक है। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के नीचे आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट आई विल नॉट राइट क्योंकि वो हमारे पास इसमें शेयर कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आई विल स्टार्ट विद नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, हाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो 1 ईयर के बाद में एक्सपायर हो मतलब पे करनी होती है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1, और यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं लिखना कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी आती हैं, वो सारी डिटेल्स आप अलग से लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स, यू विल मेक नोट्स टू अकाउंट्स हियर, रुपीज़, फर्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें एक चीज मिस हो गई है, पहले वो करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज से पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारे लिए वो लिखना जरूरी था पहले, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
दैट इज इंपॉर्टेंट। ये नॉन करंट लाइबिलिटीज बाद में आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस के, पहले आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। एज आई टोल्ड यू, कंपनी अकाउंट्स में फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे, और जो जर्नल एंट्रीज हमने की है उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक अमाउंट है। यहाँ आएगा नोट नंबर 1, यहाँ हम नोट नंबर 1 में लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने लिखा क्यों है, यहाँ देखो, हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे वो प्रीमियम पे इशू किए थे। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था यहाँ पर 1 लाख रुपीस का। इसके अलावा जो हमने वाई लिमिटेड को डिबेंचर्स दिए हैं वो भी प्रीमियम पे दिए थे 30,000 वो। दैट मीन्स हमारे पास टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना अमाउंट है, 1,30,000। 1 लाख रुपीस जो हमें डिबेंचर्स से मिला जब हमने कैश के लिए इशू किए, और 30,000 रुपीस जो हमने वाई लिमिटेड को इशू किए थे। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम में यू विल हैव 1,30,000। सबसे पहले ये आएगा 1,30,000, तो नोट नंबर 1 के साथ आ जाएगा 1,30,000 रुपीस। क्लियर। उसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें हम लिखेंगे नोट नंबर 2। इसकी डिटेल हम नोट नंबर 2 में बताएंगे। नोट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इस नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर क्या आएगा वो देखते हैं यहां से। सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, 9% डिबेंचर्स, ठीक है। 9% डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपीस ये, और उसके बाद यहाँ पे 9% डिबेंचर्स है 5 लाख रुपीस। टोटल कितना हो गया, 30 लाख रुपीस। 9% डिबेंचर्स है हमारे पास 30 लाख रुपीस के। तो यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर आएगा 9% डिबेंचर्स 30,000, 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 30 लाख रुपीस के हमारे पास डिबेंचर्स हैं। ये समझ में आ गया। हमारे पास यहाँ पर 30 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन भी है ना 6 लाख रुपीस का, तो यहाँ पर आएगा बैंक लोन। बैंक लोन 6 लाख रुपीस, ठीक है। यहाँ बैंक लोन में हम साथ में लिखेंगे हमने जो 9% डिबेंचर्स दिए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी में, ठीक है। तो हम ये लेंगे कि हमने 6 लाख का लोन लिया है, 6 लाख के लिए कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे हमें, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है ना, तो 6 लाख रुपीज़ के लिए हमें कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, 6,000 इशूड, फुटनोट में लिख दोगे कोलैटरल सिक्योरिटी इशूड 6,000, 9% debentures at the rate of ₹100 each as collateral security। आपने डिबेंचर्स इशू की हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आ गया। दैट मीन्स आपका टोटल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना बना, 36 लाख रुपीस। वो 36 लाख रुपीस आप यहाँ लिख दोगे बैलेंस शीट में, करेक्ट। इसके बाद इसके अंडर आएंगी करंट लाइबिलिटीज। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये करंट लाइबिलिटीज कहाँ से आ गई। ये करंट लाइबिलिटीज क्योंकि सिंगल करंट लाइबिलिटी है, ये करंट लाइबिलिटीज आई हैं जो हमने वाई लिमिटेड से टेक ओवर किया है, किया ना, वाई लिमिटेड से टेक ओवर 70,000 की करंट लाइबिलिटीज ली हैं। तो ये 70,000 की करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी आपकी बैलेंस शीट में। क्योंकि यहाँ पे डिटेल नहीं दिया करंट लाइबिलिटीज का, तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इज दैट ऑल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बस लाइबिलिटी साइड पे और कुछ नहीं आने वाला। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 38 लाख रुपीज लाइबिलिटीज साइड का, ठीक है। ये बैलेंस शीट की बन गई लाइबिलिटीज साइड। अब बनेगी एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगेन आई विल ओनली राइट द थिंग्स व्हिच आर गिवन। एसेट्स में सबसे पहले आता है नॉन
करंट एसेट्स, ठीक है. नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आपने वाई लिमिटेड से लिया था ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. यहां देखो जर्नल एंट्री में किया है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया था वाई लिमिटेड से. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10 लाख रुपीस का. तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ आ जाएगा 10 लाख रुपीस का. इसको नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं लिख रही क्योंकि आज सच खाली यही अमाउंट दिया है. या गया प्रॉपर्टी प्लांट. उसके बाद क्या आएगा अब, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स आएंगे उसके बाद, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में बेसिकली आपके पास है क्या, करंट एसेट्स में बेसिकली आपके पास यू हैव बैंक बैलेंस ओनली. this is what you have under current assets, bank balance. Let's see what is it. बैंक बैलेंस में देखते हैं क्या आएगा. चलो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया. यहाँ पे हम देखेंगे अब करंट एसेट्स में क्या है. ये थे नॉन करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स देख लेते हैं. करंट एसेट्स में तब तक बैंक बैलेंस कैलकुलेट करो कितना है. एक आपके पास बैंक में पैसे आए थे जब आपने डिबेंचर्स इशू किए थे. एक आपके पास बैंक में पैसे आए थे जब आपने बैंक लोन लिया था, है ना. हमारे पास यही थे ना पैसे जब हमने बैंक लोन लिया था. यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में यहाँ पर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. लेट्स सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर 3, ठीक है. और यहाँ नोट नंबर 3 में आप लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. उसके अंडर आएगा कैश एट बैंक. आपके पास कितने पैसे आए थे बैंक में. लेट्स कैलकुलेट कि हमारे पास बैंक में कितने पैसे आए थे. पहले 26 लाख रुपीस आया बैंक में जो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वाज 26 लाख रुपीस आया और हमने 4 लाख रुपीस का पेमेंट कर दिया. 26 लाख माइनस 4 लाख इज 22 लाख. उसके बाद 6 लाख रुपीस हमारे पास और आए जब हमने बैंक लोन लिया. दैट मीन्स टोटल हमारे पास कितना आया, 28 लाख रुपीस. कैश एट बैंक इज 28 lakh, correct? So this 28 lakh will come under cash and cash equivalents. Asset side complete हो गया. Total of the asset side here will be 38 lakh rupees. Balance sheet की दोनों sides same हो गई. Liability side and asset side is the same 38 lakh rupees. Is that clear? Next question. 22 question. Question number 22. Chalo, let's shift to question number 22 now. Question number 22.
Question number 22 is Usha Limited issued 30,000 10% debentures of rupees 100 each. 30,000 10% debentures at the rate of rupees 100 each. Usha Limited ने ये दिए हैं, कैसे दिए? As collateral security. ये collateral security दिया है. Usha Limited has given this as collateral security. Now collateral security for what? Collateral security क्यों दी है? For a loan of rupees 24 lakh from Axis Bank. Usha Limited ने एक्सिस बैंक से एक लोन लिया है. Usha Limited ने एक्सिस बैंक से एक लोन लिया है, and that loan which Usha Limited has taken is for rupees 24 lakh. Usha Limited ने 24 लाख रुपीस का लोन लिया है एक्सिस बैंक से, और इस लोन के लिए उसने डिबेंचर्स दिए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी. The company was unable to repay the loan, on which interest was payable rupees 6 lakh as on 31st March 2022. 31st March 2022 को कंपनी अपना लोन रीपे नहीं कर सकी, ठीक है, और उसके साथ साथ इस पे उसको इंटरेस्ट भी पे करना था, एंड द इंटरेस्ट वाज फॉर 6 लाख रुपीस. उसको इंटरेस्ट भी पे करना था, एंड इंटरेस्ट वाज फॉर 6 लाख रुपीस. एक्सिस बैंक on 31st March 2022 exercised the right vested in it by way of debentures being issued as collateral security. जो debentures उनको as collateral security issue किए थे, उन्होंने अपना वो right exercise कर लिया. सबसे पहले तो ये जो interest हमने पे नहीं किया, which is outstanding, interest is outstanding, हम इसकी entry करेंगे. जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये इंटरेस्ट था ना, उषा लिमिटेड ने एक्सिस बैंक को 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया. वो क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई ना उषा लिमिटेड की. जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन वो इंटरेस्ट पे नहीं किया, वो इंटरेस्ट क्या बन गया? लायबिलिटी. तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड. ऐसे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, it will be debited 6 लाख रुपीस. और क्योंकि ये लायबिलिटी बन गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. यू कैन ईदर राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और यू कैन राइट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट. इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट 6 लाख रुपीस. 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आपका पेएबल है. ये आपकी लायबिलिटी बन गई, ठीक है. अब क्योंकि आपने लोन पे नहीं किया, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपकी ये जो डॉर्मेंट लायबिलिटी थी डिबेंचर्स की, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है. अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक डेबिटेड. अब ये जो लोन है ये डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिटेड. ये जो लायबिलिटी पे नहीं कर सके थे वो भी डेबिट. उसकी जगह अब आपकी लायबिलिटी कौन सी अराइज हो जाएगी? 10% डिबेंचर्स की. अब ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगा. 24 लाख रुपीस का लोन था जो एक्सिस बैंक से लिया, 6 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट नहीं दे सके वो, और ये जो डिबेंचर्स हैं ये क्रेडिट हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये आपकी क्या बन जाएगी? अब एक्टिव लायबिलिटी, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट कर दिया. सो दिस बिकम्स योर एक्टिव लायबिलिटी. इज दैट क्लियर? कि ये जो आपने लोन लिया था उसके लिए डिबेंचर्स ये से एज कोलैटरल सिक्योरिटी ये एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब आपने लोन पे नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आपके डिबेंचर्स आपकी एक्टिव लायबिलिटी बन जाएंगे. अब क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. अब लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज
एज आई टोल्ड यू कि डिबेंचर्स क्या है हमारे, लाइबिलिटी है, ठीक है। डिबेंचर्स एक लोन है ना, हम जो लोगों से पैसे उधार लेते हैं, डिबेंचर्स वही शो करते हैं कि हमने लोगों से कितने पैसे उधार लिए। जब भी आप किसी से लोन लोगे, whenever you take a loan from somebody, you have to always specify when are you going to return that loan, pay back, कब वापस करोगे। क्योंकि आप अगर किसी से ऐसे पैसे उधार मांगो ये बोल के कि पता नहीं वापस कब करेंगे, तो कोई नहीं देगा। और कंपनीज में तो स्पेशली लोग नहीं देंगे जब तक पता नहीं हो कि कब वापस करेंगे। और सिर्फ कब वापस करेंगे यही नहीं, ये भी बताना पड़ता है कैसे वापस करेंगे। लाइक अगर आज आप एक डिबेंचर इशू कर रहे हो, किसी से 100 रुपीज़ ले रहे हो उस डिबेंचर के लिए, आपको बताना पड़ता है कि आप 5 इयर्स के बाद वापस करोगे तो क्या प्रीमियम दोगे, डिस्काउंट और रिडेम्पशन पे तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आज मैं आपको बोलूँ आप मुझे 100 रुपीज़ दे दो और मैं 5 इयर्स के बाद आपको 95 रुपीज़ वापस करूँगी, कोई पैसे देगा? क्योंकि 5 इयर्स की इन्फ्लेशन भी हो जाएगी, उसके बाद भी कम पैसे मिलेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉस फॉर दैट पर्सन। तो वो कभी भी आपको पैसे नहीं देगा। दैट मीन्स आप या तो मैं आपको बोलूँ आप मुझे आज 100 रुपीज़ दे दो, मैं 5 इयर्स के बाद आपको 100 ही वापस करूँगी, दैट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि पता है कि 5 साल के लिए मैं इंटरेस्ट भी दूंगी। या मैं बोलूँ आज मुझे 100 रुपीज़ दे दो, 5 इयर्स के बाद मैं 120 रुपीज़ वापस करूँगी, करेक्ट। तो मतलब जो रिडेम्पशन करूँगी प्रीमियम पे करूँगी। ऐसे डिबेंचर्स के केस में भी होता है, जब भी हमें, जैसे ही हम डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, वैसे ही हमें टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन कि हम पैसे कैसे वापस करेंगे, ठीक है। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू, इशू ऑफ डिबेंचर्स along with terms of redemption, कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं साथ ही हम रिडेम्पशन की टर्म्स भी स्पेसिफाई करते हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं, इसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं कि जैसे ही हमने डिबेंचर्स इशू किए, इशू के टाइम पे ही हमें रिडेम्पशन की भी टर्म्स बतानी पड़ती हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी विल डू डिफरेंट केसेस एंड आई विल टेल यू द जर्नल एंट्री, हमने इशू के टाइम पे क्या जर्नल एंट्री करनी है और रिडेम्पशन के टाइम पे क्या जर्नल एंट्री करनी है। इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। हम केस 1 लेते हैं पहले। लेट्स स्टडी केस 1 फॉर दिस। केस 1 लेते हैं इसका। केस 1 में हम करेंगे that we are issuing the debentures, at par। हम debentures at par इशू कर रहे हैं और हम इनका रिडेम्पशन भी करेंगे एट पार। I'll do the terms of issue there and the terms of redemption here। हम इशू कर रहे हैं पार पे और हमारा रिडेम्पशन भी होगा एट पार, ठीक है। इशू भी पार पे हो रहा है, रिडेम्पशन भी एट पार होगा। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अब इसका विद एग्जाम्पल्स करवाऊंगी सो दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू। हमने एक डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज़ का, हमने एक डिबेंचर इशू किया जिसका नॉमिनल वैल्यू था 100। डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज़ का और वही डिबेंचर हम रिडीम भी करेंगे, जब वापस करेंगे तो 100 रुपीज़ ही करेंगे, ठीक है। हमने डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज़ का, वो डिबेंचर जब हम रिडीम करेंगे या पैसे वापस करेंगे तो हम 100 रुपीज़ ही करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी इशू के टाइम पे? द एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू फर्स्ट वी विल डू। इशू के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड। एग्जाम्पल में हमने वैल्यू क्या लिया है? 1 डिबेंचर का केस लिया है। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 100 रुपीज़ पे ही वापस करेंगे। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 100 रुपीज़ का ही वापस करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यही होगी ना, क्योंकि इशू की एंट्री हमेशा ऐसे ही आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज़ यहाँ आ गए हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? ये पैसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। -% डिबेंचर
application and allotment account debited to -% डिबेंचर अकाउंट। ये 100 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिए डिबेंचर्स के डिबेंचर अकाउंट में। अब क्योंकि रिडेम्पशन भी एट पार करनी है, हम जब रिडेम्पशन एट पार का मतलब है हमने 100 रुपीज़ लिए, हम 100 ही वापस करेंगे, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम सिंपल एंट्री क्या करेंगे, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये पैसे डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं ना, तो पहले डिबेंचर्स, देखो सिंपल एंट्री कुछ कर लेते हैं, डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट, वो नहीं करनी चाहिए। आई विल नॉट सजेस्ट यू डिबेंचर्स टू बैंक, क्योंकि डिबेंचर्स को थोड़ी पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो, पहले ड्यू करो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि जो पैसे आप दोगे वो किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर्स को। तो 100 रुपीज़ डिबेंचर्स के हमने ट्रांसफ़र कर दिए डिबेंचर होल्डर्स को, और जब आप पेमेंट करोगे योर पेमेंट वुड बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आप पैसे बैंक को ट्रांसफ़र कर दो, आप बैंक से पेमेंट कर दोगे डिबेंचर होल्डर्स को, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कंपनी अकाउंट्स में हम जब भी करेंगे हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेंगे। केस 1 समझ में आ गया, डिबेंचर्स इशू भी पार पे किए थे और हमने रिडेम्पशन भी पार पे ही करना है। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ सेकंड केस, सेकंड केस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू किए हैं पार पे, इशू किए हैं डिबेंचर्स पार पे। पार पे इशू करने का मतलब समझ में आ गया ना, नॉमिनल वैल्यू पे, और हम डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू ले रहे हैं 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है जो हम रिडेम्पशन करने वाले हैं, जो हम रिडेम्पशन करने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू रिडेम्पशन डिस्काउंट पे कभी नहीं होगी, लॉजिकली द रिडेम्पशन कैन नेवर बी एट अ डिस्काउंट। रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिडेम्पशन हमारी हो रही है प्रीमियम पे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे, मतलब हम 100 रुपीज़ का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं 110 रुपीज़ पे। हमने 100 रुपीज़ लिए थे, लेकिन जब हम वापस करेंगे हम कितने पैसे वापस कर रहे हैं, 110 रुपीज़, रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे। अब देखो आप 100 रुपीज़ ले रहे हो किसी से, उसको 110 वापस कर रहे हो, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो रहा है ना, हमें लॉस हो रहा है। मुझे 100 रुपीज़ मिले थे, मुझे 110 देने पड़ रहे हैं, तो वो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ रहे हैं वो क्या है, लॉस। ठीक है ना। अब हमने किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जब हमने +1 में अकाउंट्स किया था, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अब ये लॉस हमें तब होगा जब हमने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, लेकिन हमें पता है ऑलरेडी कि हमें ये लॉस होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन आज से ही बना देनी पड़ेगी। वी विल हैव टू मेक अ प्रोविजन, राइट, इशू के टाइम पे ही हम प्रोविजन बना देंगे कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, हम 110 पे वापस कर रहे हैं, उसका प्रोविजन आज ही बना देंगे। अब इशू के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले यू विल गेट 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं ना, आपने इशू किया डिबेंचर, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी एंट्री में सीधा 2% डिबेंचर अकाउंट नहीं लिखेंगे, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हम खाली इशू की एंट्री कर रहे हैं, हमारे पास 100 रुपीज़ ही आएंगे। हमने 100 रुपीज़ रिसीव किए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, 100 रुपीज़ आ जाएंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये पैसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर्स अकाउंट में, लेकिन जब हमने ये पैसे डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं,
जो प्रीमियम हमने रिडेम्पशन के टाइम पे देना है उसकी रिकॉर्डिंग हम अभी करेंगे, ठीक है। वी आर रिसीविंग 100 रुपीज, ठीक है ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे पास 100 रुपीज आ गए, रिडेम्पशन 110 पे होनी है, उसकी हम एंट्री अभी कर देंगे। चलो लेट्स सी उसकी एंट्री क्या होगी। डिबेंचर ट्रांसफर, अब देखो 100 रुपीज आए थे, एंट्री कर दिया, प्रीमियम पे रिडीम करना है 110 पे, तो जब इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसको अभी अकाउंट फॉर कर लेंगे। जब उसको अकाउंट फॉर करेंगे उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे, रिडेम्पशन करनी है प्रीमियम पे, 10 रुपीज के प्रीमियम पे, इसको अब इशू के टाइम पे अकाउंट फॉर करेंगे। 100 रुपीज को जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को जब डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, जो प्रीमियम हमने रिडेम्पशन के टाइम पे देना है उसको अभी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। जो प्रीमियम हम रिडेम्पशन के टाइम पे दे रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड। ये लॉस ऑन इशू क्या होता है, जो प्रीमियम हमने रिडेम्पशन के टाइम पे देना है इसको हम कहते हैं लॉस ऑन इशू, क्योंकि इशू कर रहे हैं 100 रुपीज का डिबेंचर, रिडेम्पशन पे 110 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपीज एक्स्ट्रा, तो वो जो प्रीमियम है वो लॉस ऑन इशू में आ जाएगा 10 रुपीज। समझ में आया, हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये जो प्रीमियम हम रिडेम्पशन पे दे रहे हैं इसको अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे एज लॉस ऑन इशू। 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज, और जो प्रीमियम हमने रिडेम्पशन के टाइम पे देना है वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी यहां पर, टू प्रीमियम ऑन redemption account, to premium on redemption account 10 रुपीज। ये समझ में आ गया, जो प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पे देना उसको इशू के टाइम पे अकाउंट फॉर कर लेंगे। अब रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री होगी, जब हमने रिडेम्पशन करना है डिबेंचर्स का हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री वुड बी -% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, -% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमने इशू के टाइम पे क्रेडिट किया था, रिडेम्पशन के टाइम पे ये डेबिट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू मेक द पेमेंट, सो यू विल हैव प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। 100 रुपीज यहाँ पे, 100 रुपीज विल बी हियर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा 10 रुपीज का, और डिबेंचर होल्डर्स को हम क्रेडिट करेंगे बाय 110 रुपीज। डिबेंचर होल्डर्स विल बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 110 रुपीज। क्लियर, समझ में आ गया ये। अब जब पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, इट विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जब आप पेमेंट कर दोगे डिबेंचर होल्डर्स को 110 रुपीज की, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये समझ में आ गया, ये हमने आप
टू केसेस किए हैं व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर्स वर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम. ठीक है, अब नेक्स्ट केस करते हैं इसमें. नेक्स्ट केस इज डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम. डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे. Debentures are issued at a premium. Debentures issued at a premium. हमने इशू किए हैं प्रीमियम पे. ठीक है, रिडीमेबल एट पार. प्रीमियम पे इशू किया है, रिडेम्पशन करेंगे पार पे. रिडेम्पशन इज एट पार. रिडेम्पशन हम कर रहे हैं पार पे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, हमने इशू किया 110 रुपीज़ पे. प्रीमियम आ गया ना. ठीक है, लेकिन रिडीम करेंगे हम 100 रुपीज़ पे. रिडेम्पशन हमारी 100 रुपीज़ पे ही होगी. ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब हमने इशू किया डिबेंचर, इशू के टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितने पैसे आएंगे, 110 रुपीज़. एक चीज याद रखना, लॉस ऑन इशू सिर्फ तभी आएगा जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे. अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, लॉस ऑन इशू तभी आएगा, अदरवाइज लॉस ऑन इशू नहीं आएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर्स में. -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, 110 रुपीज़ थे हमारे पास, इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू -% डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ हम प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, जब अब रिडेम्पशन करनी है, ये तो हमारे पास 110 रुपीज़ आ गए इशू के टाइम पे. जब हमने रिडेम्पशन करना है तब क्या होगा, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड. 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, पैसे किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को. पैसे कभी भी डिबेंचर्स टू बैंक नहीं करने. ठीक है, कभी भी ये नहीं करोगे डिबेंचर से सीधे पैसे बैंक में पेमेंट कर दोगे. ऑलवेज ट्रांसफर इट टू द डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि पैसे डिबेंचर होल्डर्स को देते हो, पैसे आप डिबेंचर्स के लिए नहीं देते. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 रुपीज़. यू आर ट्रांसफरिंग द मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स. इसके बाद में आप क्या करोगे, यू विल मेक द पेमेंट. आप डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दोगे. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. आप 100 रुपीज़ इनको पे कर दोगे. ठीक है, ये था डिबेंचर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार. ठीक है, अब जब हमने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज, इसी केस में डिबेंचर्स हमने प्रीमियम पे इशू किए, वी आर इशूइंग द डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम. इशू भी प्रीमियम पे किए हैं, इशू भी प्रीमियम पे किए और हमारा रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है. रिडेम्पशन इज ऑल्सो एट अ प्रीमियम. You are going to redeem the debentures at a premium.
आप रिडीम भी प्रीमियम पे करोगे, आपने इशू भी प्रीमियम पे किया। फॉर एग्जाम्पल, अब एक नॉमिनल वैल्यू था डिबेंचर का 100 रुपीज़, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू था डिबेंचर का 100 रुपीज़। आपने इसको इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। 5 रुपए के प्रीमियम पे आपने डिबेंचर इशू किया, लेकिन जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, यू आर रिडीमिंग इट एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। रिडेम्पशन के टाइम पे आप जो प्रीमियम दोगे वो आप दोगे 10 रुपीज़ का, ठीक है। अब क्या एंट्रीज होंगी? जब आपने डिबेंचर इशू किया, द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 5 रुपीज़ प्रीमियम, 105 रुपीज़ आपके पास आ गए। अब रिडेम्पशन तो करनी है प्रीमियम पे, एंड एज आई टोल्ड यू, जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगी, दैट विल ऑलवेज बी अ लॉस ऑन इशू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप ट्रांसफर करोगे -% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम करना है, हमने डिबेंचर्स रिडीम करना है प्रीमियम पे, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड। आप लॉस फेस कर रहे हो, जो प्रीमियम रिडेम्पशन पे देना है वो अमाउंट होगा लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़, राइट, यहाँ पे 5 रुपीज़ थे, 105 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम देना है दैट इज 10 रुपीज़, और 5 रुपीज़ प्रीमियम था जिस पे आपने इशू किया, वो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5 रुपीज़। समझ में आया ये कैसे हुआ? देखो 105 रुपीज़ आपने रिसीव किए थे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 10 रुपीज़ प्रीमियम आपने देना है रिडेम्पशन के टाइम पे, विच इज़ योर लॉस ऑन इशू, ठीक है। टू -% डिबेंचर अकाउंट, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया डिबेंचर्स का। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो आपने देना है वो आपकी लाइबिलिटी 10 रुपीज़ की। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो आपके पास आया था जब आपने डिबेंचर्स इशू किए थे। क्लियर? नाउ लेट अस सी रिडेम्पशन पे क्या एंट्री करेंगे। रिडेम्पशन पे पहले अमाउंट ड्यू करेंगे, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज़, ठीक है, यही था ना। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ हो जाएगा अब डेबिट, क्योंकि अभी आप इसको पे कर रहे हो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 110 रुपीज़, ठीक है। एंड व्हेन यू विल मेक द पेमेंट, आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 110 रुपीज़। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? अब एक चीज़ बच्चे ध्यान से सुन लो, जो आगे टॉपिक आएगा तब भी करवाऊंगी। द कंपनी अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 सेज कि जिस ईयर में आप लॉस इनकर करते हो, द ईयर इन विच यू इनकर लॉस, उसी ईयर में उसको राइट ऑफ भी करना है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, द ईयर इन विच यू इनकर लॉस, उसको राइट ऑफ उसी ईयर में कर दो। यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑन इशू कितना है? 10 रुपीज़। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 5 रुपीज़। हम ये 10 रुपीज़ का जो लॉस ऑन इशू है, इसको इसी ईयर में राइट ऑफ कर देंगे। राइटिंग ऑफ लॉस, इसको हम उसी ईयर में, इन द ईयर ऑफ इशू हमें राइट ऑफ करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 5 रुपीज़। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 5 रुपीज़।
लॉस कितना है हमारा 10 का, तो रिमेनिंग 5 रुपीज हम कहाँ से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 5 रुपीज टू लॉस ऑन इशू अकाउंट 10 रुपीज। जो हमारा लॉस है उसको हम इन द ईयर ऑफ इशू ही राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आ गया ये? इसके बाद अब एक केस बचा है डिबेंचर्स का डिस्काउंट का, दैट वी विल डू टुमारो। ठीक है, चलो, थैंक यू।